हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन। क्लियर? तो देखो, सरफेस टेंशन होता क्या है, इसको जानने के पहले ये जान लेते हैं कि ये जो हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की, इससे किस किस तरीके के हम लोग को फेनोमेना देखने को मिलते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कि अगर वाटर है आपके पास और आपने उसको क्या किया, एक किसी ग्लास वगैरह में फिल किया। क्लियर? तो ग्लास में जब फिल करते हैं उसको, तो एक वो इस तरीके की ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेता है, ऊपर उठी हुई। ठीक है, मान लीजिए कि पूरी सरफेस है ये ऐसे, तो इसके रिम पर एग्जैक्टली ये यहां पर बराबर नहीं रहती, थोड़ी सी ऐसे हेमिस्फेरिकल शेप की ऐसे उठी हुई लेयर होती है। तो ये क्यों हो रहा है? मतलब कि ग्लास का जो एज है यहां पर, उससे भी थोड़ा पानी उठा हुआ भरा होता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि सरफेस टेंशन होता है लिक्विड पर। तो जो वाटर है वो एक लिक्विड है, इस वजह से उसमें भी इस तरीके की प्रॉपर्टी होने की वजह से ये जो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस जैसा ऊपर एक लेयर फॉर्म होती है, वो सब सरफेस टेंशन की वजह से होती है। एक और होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक आपके पास पॉन्ड है या कोई बकेट है या कुछ इस तरीके का कंटेनर है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, और आपने ऊपर से किसी चीज को उस पे ड्रॉप किया। तो अब क्योंकि वो एक लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो हम लोग कहां पे थे? सरफेस टेंशन पर। तो हुआ क्या कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉन्ड है या वाटर सरफेस है किसी भी तरीके की, आपके बकेट में वो सरफेस आपको ऐसे दिख सकती है। तो अगर आपने उसके ऊपर कुछ ड्रॉप किया, क्लियर, वो क्या किया, थोड़ा सा ड्रॉप किया, तो होगा क्या, वो जब यहां पर ऑब्जेक्ट आकर गिरेगा तो वो एक यहां पर एक स्प्लैश क्रिएट करता है। क्यों स्प्लैश क्रिएट करता है? वो इसी सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है, क्योंकि उस पे ऊपर जो सरफेस यहां पर इंटरफेस है, इधर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इस तरफ लिक्विड भरा हुआ है कंटेनर पर, और इस तरफ एयर है। इस तरफ हो गया लिक्विड और इस तरफ एयर। तो यहां पर एक क्या है, एक इमेजिनरी यहां पर एक सरफेस होती है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, जो दो मीडियम को क्या करती है, सेपरेट करती है। तो इस इंटरफेस पर एक ऐसा लगता है जैसे कि कोई हार्ड सरफेस हो और उससे कोई चीज टकरा रही हो। तो वहां पर एक्चुअली कोई हार्ड सरफेस नहीं होती है, वो प्रॉपर्टी होती है उस लिक्विड की सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से जब ये पार्टिकल आके इससे टकराता है तो ये एज अ एक सरफेस बिहेव करती है। तो जैसे कि हम लोग क्या देखें कि एक कोई कपड़ा है या कोई रबर हम लोग ने स्ट्रेच कर रखी है, कोई पॉलीथीन है, इस तरीके कुछ स्ट्रेच है, और फिर उसके ऊपर कोई चीज गिराया जाए तो वो कैसा बिहेव करेगी? ये यहां पर दब जाएगा, ये यहां पर दब जाएगा। जब उसके ऊपर कोई चीज ड्रॉप करी जाएगी, उसका शेप कुछ कैसा हो जाएगा, यहां पर देखा जाए तो ऐसा, इस जगह पर ऐसा बेंड हो जाएगा, हाँ या ना, जिस जगह पर ये चीज ड्रॉप होगी। तो सेम होता है इस जगह पर, और यहां पर भी कुछ ऐसे ही ये जो सरफेस होती है वो ऐसे दब जाती है जब ये आकर पार्टिकल यहां पर गिरता है। फिर उसके बाद यहां पर वाटर का जो बायोंट फोर्स होता है उसको वापस फिर धकेल देता है ऊपर, और उसकी वजह से कुछ स्प्लैश जैसा हम लोग को समझ पे आता है। तो ये सारे फेनोमेना क्या है, हम लोग के सरफेस टेंशन की वजह से है। तो हम लोग को क्या स्टडी करनी है, सरफेस टेंशन। मैं बहुत ज्यादा इस पे जो डेरिवेशन है उस पे नहीं जाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट्स है वो बताकर, जो फॉर्मूले उससे बेस्ड फिर जाकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये सारा हम लोग का जो चलेगा वो जो जेईई मेन का सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो हमने सबसे पहले जानना है सरफेस एनर्जी, फिर सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्सिस ऑफ प्रेशर अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस, फिर एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। क्लियर? तो देखिए, सरफेस एनर्जी की अगर बात करें तो ये जानिए कि अगर आपके पास कोई इस तरीके का लिक्विड है, लेट अस सपोज, और उस लिक्विड में पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो लिक्विड होगा तो उस पे क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। अब इस पूरे बल्क में किसी एक पार्टिकल को अगर आप कंसीडर करें, ठीक है, किसी एक पार्टिकल को कंसीडर करें इस तरीके से, मान लीजिए आपने कंसीडर किया ये पार्टिकल, तो ये पार्टिकल क्या होगा, इसके चारों तरफ मौजूद जो पार्टिकल्स होंगे उनसे ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ये क्या करेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो जब इस तरीके से वो एक चारों तरफ से अट्रैक्शन फील करेगा तो उसके पास एक एनर्जी होगी। क्या होगी? एक एनर्जी होगी। फिर
उसके बाद दूसरे पार्टिकल को समझिए जो कि है इस सरफेस में, जो कि है इस सरफेस में। यहां पर जो पार्टिकल है उसको जो बाकी पार्टिकल्स हैं जो कि नीचे मौजूद है, यहां पर लिक्विड में यहां पर मौजूद है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से जो सरफेस में मौजूद था पार्टिकल, उसको बाकी पार्टिकल्स अपने नीचे तरफ खींच रहे हैं। तो देखो इस पे और इस पे अंतर क्या है। इसमें अंतर कुछ ऐसा है कि आप अगर खड़े हो जाए बीच में और कोई आपको चार तरफ से ऐसे खींचे, तो जब कोई आपको चारों तरफ से खींचेगा तो आपके पास, या कह लीजिए कि आपके ऊपर जो फोर्स लगेगा इन चार की वजह से लगेगा, एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। क्लियर। और क्योंकि कुछ इफेक्ट ये एक दूसरे का कैंसिल आउट करेंगे, ये एक दूसरे का कैंसिल आउट करेंगे, मतलब कि जो इफेक्ट होगा यहां पर, अगर इसको देखा जाए बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि वो जो पार्टिकल है वो, या जो आप है वो इस तरफ आएंगे, और यहां पर पॉसिबिलिटी है कि आप के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कम लगे, या फिर आपके ऊपर कोई फोर्स ही ना लगे, या फिर आपके पास जो फोर्स लग रहा है वो कहीं इस तरफ लगे। बात समझ रहे मेरी। तो यही चीज होती है यहां और यहां पर अंतर, कि जो पार्टिकल बल्क में मौजूद होता है उसके चारों तरफ उसी के तरीके के पार्टिकल होते हैं जो कि उस पर कोहेसिव फोर्सेस एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसके पास कुछ एनर्जी होती है। वहीं पर जब पार्टिकल कोई सरफेस पे मौजूद होता है और बाकी पार्टिकल जो कि बल्क में मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके की कंडीशन हो जाती है और उसके पास जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू जो एनर्जी अंदर पार्टिकल के होती है। समझ गए। तो यही एनर्जी जो कि मौजूद होती है सरफेस में मौजूद पार्टिकल्स के, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो मौजूद होती है, उसी को क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहते हैं ऑफ अ लिक्विड। तो सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस फिल्म ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर इस तरीके से कुछ चीजें हो रही हैं। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम लोग का निकल कर आएगा कि मान लीजिए कि ये जो है यहां पर ये लिक्विड है, ठीक है। अब इस लिक्विड की क्या करूं मैं, जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा दूं, यानी कि इंटरफेस वाला जो सरफेस है वो क्या कर दूं, मैं बढ़ा दूं। तो उसकी वजह से होगा क्या, समझिएगा इस बात को। उसकी वजह से होगा ये कि जो ज्यादा अमाउंट पे, मान इतना ही पानी है और इसको मैंने क्या किया, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो जो पार्टिकल्स है उनका नंबर ऑफ, मतलब जो पार्टिकल्स है उनका नंबर बढ़ गया जो कि मौजूद है सरफेस में। ठीक है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो इनकी सरफेस एनर्जी है, इस लिक्विड की जो सरफेस एनर्जी है वो बढ़ गई। अब ये आप मान के आप ये समझिए, आप ये जानिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जो नेचर में मौजूद है वो मिनिमम एनर्जी में रहने की कोशिश करती है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है। स्टेबिलिटी चाहिए जिसको, और वो चाहिए सभी को। तो स्टेबिलिटी हाई होनी चाहिए, उसके लिए आपकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए। ठीक है, लो एनर्जी। तो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब इसकी सरफेस को इंक्रीज कर दे रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड जो था उसका हम लोग जब सरफेस बढ़ा दे रहे हैं, उसकी वजह से उसकी सरफेस एनर्जी बढ़ जा रही है। ठीक है, क्योंकि उस पर इस तरह वाला केस एक्ट होने लगेगा। जो पार्टिकल्स पहले बल्क में मौजूद थे अब वो सरफेस में आ रहे हैं और उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है। समझ रहे हैं। तो जब इस तरीके से हो रहा है तो क्या हुआ, इसके कंपैरिजन में इस वाले केस में एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो वो एनर्जी आई कहां से, वो एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट ने करी है। क्या करी है, वो एनर्जी जो सप्लाई हुई है वो करा है एक वर्क डन एक्सटर्नल एजेंसी ने। वो एक्सटर्नल एनर्जी एजेंसी कुछ भी हो सकती है। तो वो जो वर्क किया गया वो यहां पर एज अ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। वही सरफेस की जो एनर्जी है, वही बढ़ी वाली एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, जो एक्सटर्नल वर्क किया गया है। तो वही है यहां पर ये
कि इंक्रीज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी वो कितना होता है, वर्क डन के बराबर, और वो निकल कर आता है S इंटू डेल्टा ए। अब यहां पर S क्या है और डेल्टा ए क्या है, तो जो S है वो डिफाइंड है उसका सरफेस टेंशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन है वो ये है कि चेंज इन जो हम लोग ने एनर्जी बढ़ाई है या वर्क डन किया है उसको डिवाइड कर दे जितना एरिया हम लोग ने बढ़ाया है उससे, तो वो जाकर निकल कर आता है सरफेस टेंशन। क्लियर, बात समझ पे आई? तो ये है एक डेफिनेशन सरफेस टेंशन की, जहां पर कि हम लोग क्या करते हैं कि चेंज इन एनर्जी ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय जितना एरिया हम लोग ने इंक्रीज किया है। ये आपको याद रखना है। यहां से आप डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि एक बबल है, उसका जो सरफेस है वो इंक्रीज किया गया, ठीक है, जो उसका सरफेस एरिया वो इंक्रीज किया गया, तो बताइए कितना वर्क डन करना पड़ा। और सरफेस टेंशन दिया रहता तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा देंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो समझ गए सरफेस एनर्जी से सरफेस टेंशन किस तरीके से डिफाइंड है। क्लियर? तो अब जान लेते हैं सरफेस टेंशन को कि एक प्रॉपर किस तरीके से हम लोग किसी मटेरियल का या किसी लिक्विड का हम लोग सरफेस टेंशन फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जानिए कि जो सरफेस टेंशन है वो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की कि उसकी जो फ्री सरफेस होती है, ठीक है, कोई भी लिक्विड आप मानिए उसकी जो फ्री सरफेस होती है वो बिहेव करती है इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसे आपको एक लगेगा कि वहां पर कोई एक सरफेस है, जैसे ये मान लीजिए लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड को आप कभी गौर से देखिए तो ऐसा लगता है कि ऊपर इसके कोई एक ऐसी लेयर बनी हुई है, ठीक है, वो ऐसा बिहेव करती है जैसा लगता है कि इस पे कोई एक लेयर बनी हुई है, ठीक है। आप वहीं पर हनी को देखिए, हनी को ऐसे हिलाते हुए देखिए तो वो और अलग तरीके से बिहेव करता है। यानी कि जो सरफेस टेंशन है वो एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिसकी वजह से जो फ्री सरफेसेस होती हैं उनमें ऐसा लगता है कि एक इलास्टिक मेम्ब्रेन बनी हुई है, और इसी सरफेस टेंशन की वजह से ही कोई भी जो लिक्विड होता है वो अपने मिनिमम एरिया वाले सरफेस में एक मिनिमम एरिया वाले स्ट्रक्चर पे रहने की कोशिश करता है। और मिनिमम एरिया अगर सेम वॉल्यूम पर देखा जाए एक क्यूब और एक स्फीयर के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो वो होता है स्फीयर का। इसी वजह से जो ज्यादातर चीजें आपको लिक्विड की दिखाई देंगी जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, या रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो आपको सब स्फेरिकल शेप की दिखाई देंगी, क्योंकि जब वो फॉल हो रही होती है तो उनमें चारों तरफ एक फ्री सरफेस है, वो किसी से बाउंड नहीं है। वो फ्री सरफेस जब इस तरीके से हम लोग को मिलती है तो ये सरफेस टेंशन क्या करता है, यहां पर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको अब क्योंकि जो बल्क में पार्टिकल्स मौजूद हैं वो क्या करते हैं, इनको अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से एक मिनिमम एनर्जी वाला पोजीशन क्रिएट होता है और सारे के सारे जो ये चारों तरफ मौजूद थे पार्टिकल्स कुछ अंदर चले जाते हैं बल्क में और एक ऐसी सरफेस बना लेते हैं स्फेरिकल जिसका कि सरफेस एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि ज्यादातर जो चीजें हैं जैसे कि लिक्विड ड्रॉप हो गई या जो रेन ड्रॉप होती है या हम लोग किसी दूसरे चीज की ड्रॉप देखिए वो सब कैसी होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। अपने वो एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। और ये आता क्यों है, वो इसी वजह से आता है क्योंकि मान लीजिए एक सरफेस है उस पे पार्टिकल्स ऐसे मौजूद हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या है, बल्क से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, बल्क से ऐसे क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि यहां पर ये एक चेन जैसा फॉर्म कर रहे हैं और वो चैन फिर अब क्योंकि सरफेस होती है पूरी इस तरीके से तो ऐसे चैन चैन ऐसे करते हुए पूरा एक ऐसा सरफेस जैसा क्रिएट कर देते हैं वो, ठीक है। वो एक एक्चुअल सरफेस नहीं होती बट कैसी होती है,
एक इमेजनरी, बट उसका बिहेवियर ऐसा लगता है जैसे कि एक इलास्टिक मेम्ब्रेन वहां पर मौजूद हो। तो जो सरफेस टेंशन डिफाइंड है, देखिए अगर उसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस तरीके से करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो सरफेस टेंशन होता है वो चेंज इन एनर्जी अपॉन होता है जितना एरिया चेंज किया गया, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है, वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। तो इसी को निकालते हैं किस तरीके से। मान लीजिए कि आपने क्या किया, दो ऐसे रॉड रखे और इन रॉड के बीच में एक इस तरफ रॉड ऐसा फिक्स कर दिया, और ये वाला जो रॉड है वो मूवेबल है, ठीक है, ये क्या है, मूवेबल है। तो अब यहां पर आपने फॉर्म करी एक थिन लेयर फॉर्म करी, किस चीज की, किसी भी लिक्विड की। अब यहां पर फिर आपने क्या किया, इस पोजीशन से इस पे लगाया एक फोर्स और इसको डिस्प्लेस कर दिया कुछ डी, इस पे डी डिस्प्लेसमेंट आपने कर दिया, ठीक। अब यहां से क्या हुआ, देखिए जब इस पे आपने फोर्स लगाया और इस सरफेस को इंक्रीज कर दिया, ये जो यहां पर ऐसे लिक्विड सरफेस फॉर्म थी उसको आपने क्या किया, उसका थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ा दिया, यानी कि अगर सिर्फ एक डायमेंशन में देखें तो आपने डी डिस्प्लेसमेंट कर दिया। यानी कि क्या हुआ कि जो यहां पर फोर्स हमने लगाया उससे ये डी लेंथ चेंज हो गई। तो हुआ क्या कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वर्क। ये क्या हो गया, ये हो गया वर्क। इतना आपने वर्क किया, अगर आपने एफ फोर्स लगाया तो आपने इतना वर्क किया, क्या करने के लिए, इसकी सरफेस को इंक्रीज करने के लिए। तो वर्क डन जो हम लोग का निकल कर आ गया, वो निकल कर आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब इमेजिन करिए कि ये जो सरफेस इंक्रीज हुई है, एक तो आपको सरफेस इधर से दिख रही है जो एकदम सामने, एक पीछे तरफ भी तो होगी सरफेस, हाँ या ना, क्योंकि उधर भी तो एरिया बढ़ा। एक फिल्म है ये पूरी क्या है, एक फिल्म है। तो यहां पर एक ये सरफेस हो गई एक, और एक सरफेस जो पीछे तरफ होगी, क्योंकि मान लीजिए कि ये एक फिल्म थी ऐसे, यही वाली। तो एक जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है और दूसरी जो नहीं दिखाई दे रही आपको, बट ये इसकी दूसरी सरफेस भी तो है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूं खींच के, तो इधर वाली सरफेस और इधर वाली सरफेस दोनों तो इंक्रीज होंगी ना। तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ, एरिया इंक्रीज हुआ, वो हुआ 2 टाइम्स L इंटू डी। जो चेंज इन एरिया हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 2 टाइम्स L इंटू डी। तो सरफेस टेंशन का जो हम लोग का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। तो जब ऐसा करेंगे तो ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और वर्क डन का फॉर्मूला जो निकल कर आता है वो फोर्स अपॉन 2L निकल कर आ जाता है इस तरीके के केस में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन है वो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ है। वो क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। क्लियर, ठीक है। एक बात और, जो हम लोग यहां पर फोर्स लगा रहे हैं वो इस सरफेस, मतलब इस लिक्विड की वजह से, इस लिक्विड फिल्म की वजह से लगने, जो अंदर तरफ फोर्स लगा रहा है उसके बराबर होगा। ठीक है, इस वजह से हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को ले लेते हैं, जबकि ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना डिफाइंड है वो इंटरनल फोर्स पे डिफाइंड है, क्योंकि वो यहां पर हम लोग का सेम हो जाता है। इस वजह से हम लोग एक्सटर्नल का यूज कर लेते हैं, वरना जो ये सरफेस टेंशन डिफाइंड है वो जो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है उसकी वजह से ये कुछ वैसा ही है जैसा कि हम लोग का जब स्ट्रेस डेवलप होता है उस केस पे होता है। वहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो कंसीडर नहीं करते, जो इंटरनली उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है उस फोर्स की बात होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है और इसके अगेंस्ट हम लोग वर्क कर रहे हैं इधर, तो यही वर्क इधर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वही किया था ना कि जो हम लोग ने एक्सटर्नल वर्क किया वो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है उसके बराबर हो जाएगा। तो यहां पर वही किया गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया। समझ गए? क्लियर? ठीक है, तो यहां से हम लोग का सरफेस टेंशन ऐसे डिफाइंड हो जाता है। क्लियर? अब ये जो फोर्स हो रहा था ना, वही जो इमेजिनरी लाइन यहां पर बना रखी थी हम लोग ने, ये वाली, ये इसकी बात होती है। तो हम लोग को
वो सरफेस ढूंढनी होती है और उस पर जो फोर्स एक्ट हो रहा होता है वो देखना होता है। उससे हम लोग सरफेस टेंशन किसी लिक्विड का कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो कहां पर थे हम लोग? सरफेस टेंशन हो गया था। अब उसके बाद चलते हैं आगे। तो अब हम लोग को क्या करना है, देखिए ये जो हम लोग ने ये वाली बात करी थी यहाँ पर सरफेस एनर्जी की, जहां पर कि हम लोग को क्या देखना होता है? चेंज देखना होता है। तो इस पे जब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि वर्क डन अगर हम लोग को निकालना हो किसी लिक्विड की जो सरफेस है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग को कितना वर्क करना पड़ेगा उसको इंक्रीज करने के लिए। तो देखिए उसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, हम लोग को वर्क डन फाइंड करना है इन ब्लोइंग अ लिक्विड ड्रॉप। तो वर्क डन इन ब्लोइंग अ लिक्विड ड्रॉप अगर हम लोग को निकालना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये समझना होगा कि जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं अगेंस्ट सरफेस टेंशन, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपके पास ये लिक्विड ड्रॉप है और इसका आपको जो एरिया है वो बढ़ाना है। इनिशियली जो इसका एरिया था वो A1 था और फाइनल जो इसका एरिया हो गया वो A2 हो गया, यानी कि इसका जो रेडियस होगा वो चेंज होगा। ठीक है, तो इसकी जो हम लोग सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इस फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो यही होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनिशियली जो इसका एरिया था वो था 4 पाई R1 स्क्वायर और जो फाइनल हो गया वो हो गया 4 पाई R2 स्क्वायर। तो सिंपली वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग अभी देख कर आए हैं, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, तो सरफेस टेंशन ये हो गया और इनटू चेंज इन एरिया हम लोग का हो जाएगा A2 माइनस A1। क्लियर? तो यहां पर हम लोग का डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन जाएगा कि W इज इक्वल टू S इंटू 4 पाई और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्लियर? ये हम लोग का बनकर आ गया। ठीक है, समझ गए? तो ये चीज हुआ यहां पर। अब इसी में एक और केस बनता है जहां, तो ये हो गया हम लोग का। अब बढ़ते हैं इस पे कि हमें वर्क डन निकालना है जब किसी एक सोप बबल को क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है। तो देखिए सोप बबल को अगर आपने कभी ब्लो किया हो, ठीक है, बिल्कुल किया होगा आपने, बहुत किया होगा इसको, और अगर नहीं किया है तो जाके करिए। तो जब आप इसको करेंगे तो क्या होगा, आप महसूस करेंगे कि जैसे कि आपने क्या किया, हम लोग तो ऐसे करते थे, साबुन लेकर हाथ में और उसको सीधे ऐसे करते थे। ठीक है, तो यहां से ऐसे बबल फॉर्म होता था। तो जब यहां पर एक सरफेस बनी होती थी, उस सरफेस पे जब हम लोग ऐसे फूंक मारते थे तो हमें महसूस होता था कि हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो और जैसे जैसे उस सरफेस को, उसके एरिया को बढ़ाना होता था, वैसे वैसे हमें अपनी और ज्यादा एनर्जी उस पर लगानी पड़ती थी, तब जाके उसका सरफेस एरिया बढ़ता था। यानी कि अगर आप इस तरीके से करके ऑब्जर्व करेंगे तो समझ पे आ जाएगा कि सोप बबल को ब्लो करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो वर्क डन कितना होता है और वो वर्क डन जो है वो क्यों हो रहा है, आप इस बात को समझिए। जब आप ब्लो करना चालू कर रहे हैं तो आपके ऐसे आपने जब ब्लो किया तो इस जगह पर जो सरफेस फॉर्म हो रही है वो किस तरीके की है, एक ऐसी सर्कुलर शेप की है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए कि वो सर्कुलर शेप की है और फिर उसको आप क्या कर रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं और एक स्फीयर बना रहे हैं। तो एक यहां पर जो कि एक सर्कुलर सरफेस है उसका अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया देखें तो एक सरफेस आगे और एक सरफेस पीछे वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। जबकि अगर हम लोग एक स्फीयर की बात करें, ऐसा स्फेरिकल, तो देखो इस पे 2 सरफेस बनी, इस पे भी एक तो जो कि ये बाहर है और दूसरी जो कि अंदर वाली सरफेस है, वहां पर भी तो इंटरफेस है एयर और वाटर का। तो एक सरफेस जो कि ये बाहर तरफ है और दूसरी जो अंदर है, क्योंकि अंदर एयर भरी हुई है तो अंदर वाली सरफेस, तो यहां पर कितनी हो गई सरफेस, 2, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर से जो इसका एरिया बन रहा है वो 8 पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्म में जा रहा है। तो पहले तो हम लोग को यहां से यहां एनर्जी देनी होती है। तो अगर आपको इस तरीके से भी कैलकुलेट करने के लिए आए तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अभी जो हम लोग का केस है वो केस ये है कि सोप बबल तो पहले से बना हुआ है बट उसका साइज बढ़ाना है। ठीक है, सोप बबल बना हुआ है, अब उसका क्या करना है, आपको साइज बढ़ाना है। तो जब आपको साइज बढ़ा रहे हैं तो वहां पर क्या करना है, आपके पास पहले से ही इतना एरिया था, इसी एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर पहले एरिया कितना था 8 पाई आर स्क्वायर, तो फाइनली हो गया 8 पाई R2 स्क्वायर, यानी कि
वर्क डन जो हो जाएगा हम लोग का सरफेस एरिया इंटू चेंज इन सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। क्लियर? R2 माइनस R1 स्क्वायर। समझ गए? यहां से यहां मैं क्या बता रहा हूं, यहां से यहां मैं ये बता रहा था कि जब बबल बना ही नहीं है तब आप जब उसको बना रहे हैं तो एक सर्कुलर सरफेस होती है, ठीक है, एक डिस्क जैसी होती है, वहां से फिर आप उसको क्या करते हैं, ब्लो करते हैं और एक स्फीयर बनाते हैं। और ये जो स्फीयर है उसकी कैसी सरफेस है, दो सरफेस है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, जिसका कि रेडियस लगभग सेम ही होता है क्योंकि बहुत थिन होती है ये लेयर। तो इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस एक ही होता है, तो उसको हम लोग एक ही मानते हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर 8 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया बन जाता है इस स्फीयरिकल सोप बबल का। समझ गए? तो अगर आप लोग को यहां से यहां वर्क डन निकालने के लिए कहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले सरफेस एरिया इतना था, वहां से फिर इतना हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करिए और सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वर्क डन निकल कर आएगा। अगर आपके पास पहले से अब इतना ही है, मतलब कि पहले से एक सोप बबल बना हुआ है, स्फीयर ही है और उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहां से वहां हम लोग को ऐसे जाना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया कौन कौन सा है आपका, वो मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको ध्यान देना होगा कि जो चेंज हो रहा है। क्लियर? तो ये चीज आपके पास है, ये फॉर्मूला है। अब बढ़ते हैं आगे, ये हो गया। अब क्या है हम लोग के पास कि वर्क डन इन स्प्लिटिंग अ बिगर ड्रॉप इनटू एन स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। अब देखो ये बहुत मजेदार है। कैसे? हमें वर्क करना पड़ रहा है एक बड़ी सी ड्रॉप को छोटी एन स्मॉल ड्रॉप्स पे ब्रेक करने के लिए। क्यों हो रहा है? सिंपली समझिए, वाटर की जो टेंडेंसी है या लिक्विड की, किसी भी लिक्विड की जो टेंडेंसी है वो ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम को कम से कम सरफेस में रखने की कोशिश करता है। ठीक है? तो अगर आपके पास इतनी बड़ी बॉल है तो देखिए इसका अगर कुछ सरफेस एरिया S है, ठीक है, S नहीं लेते, A ले लेते हैं क्योंकि S तो सरफेस टेंशन ले रहा है। तो अगर मान लीजिए कि इसका जो सरफेस एरिया है वो A है, ठीक है, और इसके अंदर वॉल्यूम है कुछ, तो इसी को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाए, ठीक है, तो होगा क्या कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक सरफेस थी जिसके अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल भरा हुआ था। अब जब इसको छोटे छोटे पार्ट्स पे किया गया तो जो चीज यहां मौजूद थी, ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला जो स्फीयर फॉर्म हुआ वो इस जगह वाले हिस्से से फॉर्म हुआ, तो इसकी सिर्फ अभी ये वाली सरफेस एक्सपोज्ड थी, और जबकि ये टूटकर जब अलग हुआ तो इसकी पूरी ये वाली सरफेस भी दिखने लगी। इसी तरीके से यहां पर जो था उसका तो ये वाला सरफेस दिख रहा था, बट यहां पर इसकी अब ये वाली सरफेस भी इधर एक्सपोज हो गई, जो कि अंदर, अगर हम लोग अंदर से ड्रॉप बनाए जिसकी कोई भी सरफेस बाहर एक्सपोज नहीं थी, वो अब पूरी की पूरी एक्सपोज हो गई। यानी कि जब एक बड़ी ड्रॉप से छोटी छोटी ड्रॉप्स बनाई गई तो उसका सरफेस एरिया क्या हो गया? बड़ा हो गया। यानी कि अब जो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है, वो सरफेस टेंशन ही एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी लिक्विड की फ्री सरफेसेस जब होती हैं उस पे, तो उसको ऐसा अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करता है कि सरफेस एरिया कैसा हो? मिनिमम हो। तो मिनिमम सरफेस एरिया पे ज्यादा वॉल्यूम था यहां पर, ठीक है, एक वॉल्यूम के लिए उसका सरफेस एरिया भाई ये मिनिमम था। अब उसको जब ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर? तो वो जो वर्क डन निकल कर आएगा, कैसे निकल कर आएगा? सिंपल सा, वही सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया हम लोग को निकाल लेना है, तो इसका टोटल एरिया कितना होगा माइनस इसका टोटल एरिया कितना होगा, वहां से हम लोग का काम बन जाएगा। तो मान लीजिए कि बड़े वाले ड्रॉप की जो रेडियस है वो है कितनी? कैपिटल आर। वो कितनी है? कैपिटल आर। और स्मॉल वाला जो स्फीयर फॉर्म हो रहा है, मतलब स्मॉल वाला जो रेडियस फॉर्म हो रहा है उसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। तो इसका वॉल्यूम और ये सारी जो फॉर्म हुई है ड्रॉप्स, इनका वॉल्यूम सेम होगा। तो यानी कि अगर मैं ये करूं 4/3 पाई आर क्यूब, वो बराबर होगा n टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ है ना? ये एक छोटी ड्रॉप का है, ये बड़ी ड्रॉप का है, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये बड़ी वाली ड्रॉप के बराबर हो गया। अब यहां पर 4/3
और पाई दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इधर बचेगा ये आर क्यूब इक्वल टू एन आर क्यूब। तो यहां से हम लोग आर अगर निकालना चाहें तो आर निकल कर आ जाएगा ये, ठीक है, क्यूब रूट लेंगे दोनों तरफ और एन इधर डिवाइड पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ये आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एन टू द पावर -1/3। ठीक है, तो सिंपली अब क्या करेंगे कि W इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग ड्रॉप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ड्रॉपलेट्स ले रहे हैं। तो इसके पास सिर्फ एक सरफेस होगी, ये वाली, जो कि एयर से के साथ एक्सपोज्ड होगी, यानी कि इंटरफेस जो है इसके पास वो सिर्फ एक है। अगर हम लोग कंपेयर करें एक बबल के केस में, बबल के पास क्या होती है, एक अंदर भी सरफेस होती है जहां पर एयर और वाटर इंटरफेस होता है, और एक बाहर भी होती है सरफेस जहां पर कि एयर और वाटर इंटरफेस होता है। जबकि जो ड्रॉप होते हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, ड्रॉप का ड्रॉपलेट ये सारा जो होता है उस पर सिर्फ एक ही सरफेस होती है जहां पर कि एयर वाटर इंटरफेस फॉर्म होता है, या एयर लिक्विड इंटरफेस फॉर्म होता है, या गैस लिक्विड इंटरफेस फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहां पर जो सरफेस एरिया है सिर्फ एक स्फीयर का कंसीडर कर रहे हैं, और वो हो जाएगा 4πr²। तो यहां पर देखिए कितना टोटल सरफेस एरिया है, 4πr² इंटू एन, और इस पे माइनस कर देंगे जो 4πr² इनिशियल था, कुछ इस तरीके से ये हुआ है, 4πr² और इंटू एन था, ये एन के साथ मल्टीप्लाइड था, -4πr³, सॉरी नहीं, ये वो निकालना है ना, सरफेस एरिया निकालना है, तो r² ये, ठीक है, सही है। तो ये हो गया। तो यहां से जब हम लोग का बनेगा तो यहाँ ये जो r की वैल्यू निकाल लिया उसको यहां पर पुट कर देंगे। तो जब इसको ऐसे पुट करेंगे तो हम लोग का ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, s इज इक्वल टू 4π कैपिटल R² इंटू n टू द पावर 1/3 - 1। यानी कि देखिए आपको हर एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से निकालिए कि जो बेस है, बेस क्या है। अगर हम लोग को सरफेस टेंशन की अगर हम लोग बात करें उसके डिफिनीशन की, तो वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन सरफेस एनर्जी जो होती है इंटरनल कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी, सॉरी वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो चेंज इन हम लोग का होता है। तो यहां पर क्योंकि वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं इस वजह से, तो ये हो गया, और ये यहां पर इसको चेंज इन एरिया से डिवाइड कर देते हैं, और ये बराबर होता है एक्सटर्नल वर्क के। तो बस यहां से हम लोग ये निकल के आ जाता है कि वर्क डन अगर हम लोग को निकालना है तो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया करना होता है। तो अब आपको कभी भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए तो वहां से आपको चेंज इन एरिया ढूंढना है, बस। चेंज इन एरिया अगर आप लोग को पता चल गया तो आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, वो आप बना सकते हैं। फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इसी से तो बनते हैं, ठीक है। तो वो बेस है, वहां से आप इसको बनाइएगा। अब इस पे चलते हैं आगे, और किस पे हमें चलना है, ठीक है, कोलिशंस ऑफ ड्रॉप्स। अभी क्या हो रहा था कि एक ड्रॉप थी और वो ब्रेक होकर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर रही थी। अभी क्या है कि छोटी छोटी ड्रॉप्स है और इसका प्रोसेस हो रहा है रिवर्स, वो मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि इस जगह पर जो यहां पर सरफेस है वो ज्यादा है, और यहां पर जो सरफेस है मतलब उसका जो सरफेस एरिया है वो कम है। सेम वॉल्यूम के लिए इस जगह पर सरफेस एरिया ज्यादा है, यहां पर सरफेस एरिया कम है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहां पर जो ये हम लोग का यहां पर ड्रॉप फॉर्म होगा, इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, रिलीज होगी इस पे कुछ एनर्जी। क्लियर, समझ गए। तो ये चीज हम लोग को यहां पर ध्यान देनी है। तो अगर हम लोग के पास n स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स हैं ऑफ रेडियस r, स्मॉल r की, इनका जो रेडियस है वो स्मॉल r है अगर, और कैपिटल वाले की जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो इनके बीच में बिल्कुल वैसा ही रिलेशन पिछली बार की तरह, जो पिछला केस था वैसा हम लोग निकाल लेंगे। और फिर वही, अब यहां पर क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी तो वो हम लोग वर्क नहीं कर रहे, उतनी एनर्जी रिलीज होगी और उतना ही यहां पर इसका क्या होगा, जो सरफेस एनर्जी है वो इतनी ही एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है देखिए, क्योंकि निगेटिव में ये लेते हैं हम लोग, इस वजह से कहते हैं कि इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। जबकि इसकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक अगर हम लोग के पास
इस तरीके का एक कोई जगह हो जहां पर एक हम लोग छोटी सी बॉल डाल दें, तो ये बॉल क्या करेगी, ऐसे ऐसे क्या करेगी, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी। तो ये जब बॉल इधर से इधर आएगी तो इसकी एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होगी, यानी कि इससे एनर्जी रिलीज होगी। बट इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो निगेटिव में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये और ज्यादा स्ट्रांगली इससे बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपल, कि जब ये वाटर ड्रॉप्स यहां से एक बड़ी ड्रॉप फॉर्म करते हैं तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो जो रिलीज इन एनर्जी निकल कर आता है वो निकल कर आता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया 4 पाई एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये क्या था हम लोग का, ये इनिशियल जो यहां पर इनिशियली जो सरफेस एरिया था हम लोग के पास वो है ये वाला, और ये वाला जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 पाई आर स्क्वायर को, जो फाइनल हो गया। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं, क्योंकि अगर फाइनल माइनस इनिशियल कर देते तो माइनस में निकल के आ जाता, वो वर्क डन हो जाता। क्लियर? तो सिंपली यहां पर क्या हो गया, अगर हम लोग वर्क डन भी कैलकुलेट कर लें इस जगह से इस जगह जाने का, तो वर्क डन निगेटिव में निकल कर आएगा, और निगेटिव वर्क डन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, वर्क डन अगर हम लोग निकाल लें, जो अभी तक हम लोग करके आ रहे थे कि सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एनर्जी, तो फाइनल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस जो इनिशियल है वो कितना, एन आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर जो सरफेस है उसकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो इस वजह से यहां पर वर्क डन जो हो जाएगा वो निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये यहां पर चीजें फॉर्म इस तरीके से हो जाती हैं। राजलक्ष्मी, सर व्हाई स्फीयर हैज लीस्ट सरफेस एनर्जी। तो देखिए, लीस्ट सरफेस एनर्जी इस वजह से होती है, आपको उसके लिए थोड़ा सा सरफेस एनर्जी को समझना होगा। अभी मैं फिर से एक बार बता देता हूं, बता चुका हूं मैं, बट फिर भी एक बार बता देता हूं। देखिए, सरफेस एनर्जी आखिर है क्या? सरफेस एनर्जी का मतलब यह है कि यहां पर मान लीजिए कि एक लिक्विड है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक लिक्विड है इस तरीके से, और उस पे पार्टिकल मौजूद है एक यहां पर। तो इस पार्टिकल में चारों तरफ क्या हो रहे होंगे, फोर्स एक्ट हो रहे होंगे, हाँ या ना? तो ये जो फोर्स है उसकी वजह से ये पार्टिकल चारों तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा, यानी कि एक यहां पर एक हम लोग को कुछ इस तरीके की कंडीशन मिल सकती है कि ये चारों बैलेंस कर सकते हैं इसको, या फिर कुछ इस पे फोर्स लग सकता है इस तरफ, या फाइनल फोर्स इस पे इस तरफ लग सकता है, या इस तरफ लग सकता है, या इस तरफ, या कहीं भी लग सकता है। यानी कि इसके पास एक एनर्जी होगी जिसके साथ ये क्या कर रहा होगा, बल्क में मूवमेंट कर रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ पे आई? फिर आगे बढ़ते हैं। अब कोई एक पार्टिकल है जो कि यहां पर मौजूद है और उस पे फोर्स लग रहा है सिर्फ इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इन फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई इस जगह पर फोर्स नहीं है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो थोड़ा क्या होगा, अमाउंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये वाला केस। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप कहीं पर खड़े हो जाएं, ठीक है, और आपको कोई चारों तरफ से ऐसे खींचे, तो आप में जो मूवमेंट आएगा वो उसके आने की जो पॉसिबिलिटी वो कम है। तो यहां पर हो सकता है किसी पार्टिकल का जो वहां पर एनर्जी हो वो ज्यादा हो, किसी की कम हो, किसी की बहुत ज्यादा हो, बट एवरेज जो होती है हम लोग वो देखते हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ पार्टिकल जब बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा तो हम लोग एवरेज एनर्जी देखते हैं, तो वो कुछ एनर्जी होगी। बट अभी क्या किया जाए, जो आपको इधर से और इधर से जो खींच रहे थे उनको छोड़ दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, आप एक इस तरफ, आपका मोशन इस तरफ होने लगेगा। ठीक है, आपके ऊपर एक फोर्स लगेगा बहुत ज्यादा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो मोशन होगा इस तरफ वो ज्यादा एनर्जी के साथ होगा, वो बढ़ जाएगी। क्लियर? तो सेम होता है इस जगह पर, यानी कि जो पार्टिकल मौजूद है यहां पर सरफेस में,
उसकी सरफेस में मौजूद पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, समझ गए? अब यहां पर क्या हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, यहां पर ऐसे नीचे तरफ टेंड हो रहा है। क्लियर? अब उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि अगर हम क्या करें, सरफेस को इंक्रीज करें, सरफेस को क्या करें, इंक्रीज करें, तो सेम चीज जो यहां पर है उसको मैं क्या करूं, जितना भी हमारे पास V है, वॉल्यूम फिक्स रखूं, बट इसके सरफेस के जो एरिया है उसको बढ़ा दूं। तो होगा क्या कि जो पार्टिकल्स हैं वो यहां पर अमाउंट उनका बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मैं सरफेस इंक्रीज कर दूं इसकी वॉल्यूम सेम रखते हुए, तो जो यहां पर ऐसे सरफेस है वो बढ़ जाएगी। तो सरफेस बढ़ने की वजह से यहां पर जो पार्टिकल्स हैं उनको हमें क्या लाना पड़ेगा, सरफेस तक लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से कुछ हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल वर्क करने की वजह से ही यहां पर इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होगा। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जैसे ही किसी फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया बढ़ाया जाएगा, उसके लिए उसकी जो सरफेस एनर्जी वो बढ़ेगी, तो उसको हमें बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर बात आती है फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए। अब यहां पर आप स्फीयर को देखिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना है, अगर उसका वॉल्यूम L क्यूब है, ठीक है, तो इतने ही वॉल्यूम का अगर मैं स्फीयर बनाऊं 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके लिए मैं क्या करूं, एक इतने ही वॉल्यूम का अगर मैंने ये बना दिया, स्फीयर बना दिया जितना वॉल्यूम इस क्यूब का था। ठीक है, अब यहां से आप R निकालिए और फिर R से सरफेस एरिया निकालिए, इसका सरफेस एरिया निकालिए और इसका सरफेस एरिया निकालिए। तो जो स्फीयर का सरफेस एरिया निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कम। उसमें सेम वॉल्यूम के लिए जो सरफेस का एरिया है वो कम है, जिसकी वजह से उसकी सरफेस में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो भी कम होंगे, जिसकी वजह से जो सरफेस एनर्जी है वो भी क्या होगी, कम होगी। बात समझ पे आ गई राजलक्ष्मी? ठीक है, तो इस तरीके से जब हम लोग देखते हैं तो निकल कर आता। हम लोग सेम वॉल्यूम के लिए देख रहे होते हैं कि सेम वॉल्यूम को अलग अलग तरीके के सरफेस पे रखिए, तो जो स्फीयर का है वो सबसे कम निकल कर आता है। क्लियर? ये चीज हो गई थी। अब बढ़ते हैं आगे, और क्या देखना है हम लोग को, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि कोई सरफेस है जहां पर कि अगर एक लिक्विड की ड्रॉप डाली जाए तो वो एकदम स्फीयर की तरह रहती है, और कहीं पर जब वो लिक्विड ड्रॉप हम लोग डालने की कोशिश करते हैं तो लिक्विड की ड्रॉप ना बनकर वो फैल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक्चुअली ये होता है क्योंकि यहां पर फॉर्म होते हैं हमारे कुछ इंटरफेस। जैसे कि एक तो फॉर्म होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक लिक्विड है, ठीक है, और उसको हम लोग ने ड्रॉप कर दिया एक सॉलिड पे, तो यहां पर फॉर्म हो जाते हैं इंटरफेस। कौन कौन से? एक तो सॉलिड एयर, ये सॉलिड है, और इधर एयर मान रहे हैं, तो सॉलिड एयर, फिर लिक्विड और एयर, और सॉलिड और लिक्विड इस जगह पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सरफेस टेंशन यहां पर एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो इस जगह पर जो सरफेस टेंशन सॉलिड लिक्विड वाले इंटरफेस पर है उसके, और जो लिक्विड एयर वाले इंटरफेस पर है उसके बीच का एंगल अगर हम लोग देखें वो कितना हो, ऑब्ट्यूस हो, तो उस केस पर जो ये ड्रॉप होती है वो एक स्फेरिकल शेप को गेन करती है। ठीक है, दूसरा, अगर यहां पर जो ये लिक्विड और एयर इंटरफेस वाला हम लोग का है, और जो सॉलिड और लिक्विड वाला है, वहां पर अगर एक एक्यूट एंगल फॉर्म होता है, तो वो जो लिक्विड होता है वो ड्रॉप फॉर्म नहीं करता, वो क्या कर लेता है, वो एक फ्लैट सरफेस फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ये होता कैसे है? ये होता है इस वजह से। अब देखिए, जब यहां पर इस तरीके से ये ऐसा लिक्विड फॉर्म कर लेता है, तो यहां पर जो, समझिएगा बात को, यहां पर जो सॉलिड है,
और ये जो लिक्विड है, इनमें दो तरीके के फोर्सेस होते हैं। एक होता है एडहेसिव फोर्स और एक होता है कोहेसिव फोर्स। देखिए, आप लोग ने कभी सेलो टेप खरीदा हो अगर, तो सेलो टेप की जगह पर वहां पर एक और नाम लिखा रहता है, एडहेसिव टेप। कभी गौर किया है वो क्यों लिखा रहता है एडहेसिव टेप? कभी गौर नहीं किया तो गौर करिएगा। एडहेसिव टेप लिखा रहता है इस वजह से क्योंकि वहां पर दो अलग सरफेसेस को चिपकाने की बात होती है। ठीक है, तो जब दो अलग तरीके के सरफेस में फोर्स लग रहे होते हैं आपस में, उस तरीके के फोर्सेस कहलाते हैं एडहेसिव फोर्स। और जब एक ही तरह के मटेरियल पर, एक ही तरह के पार्टिकल्स पे फोर्स लगते हैं, उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। इसको ध्यान रखिएगा, को से मतलब ही है एक ही तरह के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि जब ये लिक्विड फॉर्म होती है, लिक्विड ड्रॉप फॉर्म होती है, तो जो थीटा होता है ये वाला, ये होता है 90 डिग्री से बड़ा, और जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं एडहेसिव फोर्सेस से। एडहेसिव फोर्स किसके किसके बीच में लगता है? सॉलिड और लिक्विड के बीच में। और जो कोहेसिव फोर्स होता है वो लगता है यहां पर मौजूद पार्टिकल्स के बीच में। तो जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर, ज्यादा कोहेसिव फोर्स होता है जब उनके पास एडहेसिव फोर्सेस के कंपैरिजन में। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं अरे बंधे बैठे रहो एक जगह। ठीक है, आपस में एकदम सट कर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से मिनिमम सरफेस एरिया एक फॉर्म हो जाता है। और जो हम लोग की एक ये जो सरफेस फॉर्म होती है स्फेरिकल शेप का फॉर्म हो जाता है। जबकि जब एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, तो देखो जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होंगे तो वो क्या होगा, अगर मान लीजिए यहां पे हम लोग ने एक चीज ऐसे ड्रॉप करी, एक सरफेस थी जिसमें कि एक लिक्विड ड्रॉप किया गया, और ये लिक्विड जैसे ड्रॉप यहां पर हुआ, तो यहां पर जो ये सॉलिड सरफेस है और ये जो लिक्विड है, इसमें जो एडहेसिव फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या कर रहा है, अब देखिए समझिएगा। इसके अंदर मानिए एक पार्टिकल, ठीक है, इसमें जो बाकी के पार्टिकल्स हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, और इसी पार्टिकल को, या ये कह लीजिए इस पार्टिकल को अगर मैं यहां पर कंसीडर कर लूं सरफेस में, इस किनारे पर, ये पार्टिकल को मैं इस जगह पर कंसीडर कर लूं, तो यहां पर जो कोहेसिव फोर्स है वो किधर लगेंगे, इधर। कोहेसिव फोर्स कोशिश करेगा कि ये मेरे साथ ही बंधा रहे, जबकि जो एडहेसिव फोर्स होंगे वो क्या करेंगे, इसको इधर खींचेंगे। तो अगर एडहेसिव फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इस पार्टिकल को अपने जगह पर ले आएंगे और ये पार्टिकल आ जाएगा यहां इस जगह पर। सिमिलरली फिर इसके बगल वाले पार्टिकल को करेंगे तो वो आ जाएगा यहां, और इस तरह करते करते ये जो पूरी की पूरी ड्रॉप है ये फैल जाएगी, और इसका ये शेप हटकर ये जो पार्टिकल्स थे वो क्योंकि यहां फैल गए हैं तो ये कुछ ऐसा फॉर्म कर लेंगे। इसी वजह से यहां पर ये जो शेप है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहां पर अब ध्यान क्या क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है जो इंटरफेस हम लोग का फॉर्म होता है लिक्विड एयर और सॉलिड लिक्विड, उनके वहां पर सरफेस टेंशन वाला जो हम लोग लेते हैं वेक्टर, उसके बीच का एंगल होता है। ठीक है, और सिमिलरली यहां पर जब एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 होता है तो फॉर्म होती है एक ऐसा क्या कहते हैं, स्फेरिकल शेप की ड्रॉप्स वगैरह। और जब थीटा हम लोग का 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि एक्यूट एंगल होता है, तो ये क्या करता है, ऐसा पानी या लिक्विड जो होता है सरफेस के ऊपर फैल जाता है। ठीक है, फिर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इस केस में जो एडहेसिव फोर्सेस होते हैं वो ग्रेटर होते हैं कोहेसिव फोर्सेस के कंपैरिजन में। ठीक है, और ये जब स्फीयर फॉर्म करता है उस पर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्सेस, तो वो अपने आप में बांध के रखते हैं चीजों को। ठीक है, एक चीज और, ये जो थीटा होता है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि इसका डिक्रीज होना यानी कि चीज का सरफेस में फैलना। ठीक है, तो अगर कोई सरफेस है और उसके आपने ऊपर कोई किसी लिक्विड की ड्रॉप डाली और वो एक ड्रॉप ही बनी हुई है, फैली नहीं है, तो अगर आपने उसको हीट कर दिया तो जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज मतलब यहां पर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो
इसमें मूवमेंट बढ़ जाता है पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से इस पे लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है, तो एडहेसिव फोर्स और कम करने लगता है और वो जो लिक्विड होता है वो फैल जाता है। तो ये चीजें आपको इससे ध्यान रखनी है। अरे भाई यहां तक आ गए थे हम लोग, अब चलते हैं आगे। एक्सेस प्रेशर ओवर लिक्विड फिल्म। एक्सेस प्रेशर ये क्या होता है? अगर हम लोग एक्सेस प्रेशर की बात करें तो एक्सेस प्रेशर आप बिल्कुल वहां से समझ सकते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप सोप बबल फॉर्म कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लेंगे लिक्विड और सोप का कॉम्बिनेशन और ऐसे ऐसे करते करते उसको ऐसे करके ऐसे ब्लो करेंगे। तो जब आप ऐसे उसको ब्लो करेंगे तो होगा क्या, अभी इस जगह पर एक सर्कुलर सरफेस थी, ठीक है, और उस सर्कुलर सरफेस जिसका कि टोटल सरफेस एरिया, एक इस तरफ वाला एरिया और उस तरफ पीछे वाला एरिया, वो दोनों जब हम लोग कंसीडर कर लेंगे तो टोटल सरफेस हो जाएगा 2πr², अगर इसका रेडियस कितना है, r है। अब ये जो है वो हम लोग को क्या करना है, एक सोप बबल बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लो करना पड़ेगा जब उस पे, तो कुछ प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। अब आप उस पॉइंट को ध्यान दीजिए जहां पर कि आप उसको ब्लो करते हैं, तो आप क्या करते हैं, ऐसे फूंकते हैं उस पे। तो जब फूंकते हैं तो कभी कभी बबल बनते बनते वो वापस फिर से इस तरह सर्कुलर शेप पे आ जाता है फिल्म। होता है कभी ऐसा किया है कि आप उसको क्या कर रहे हो, ब्लो कर रहे हो और यहां से वो ऐसा स्फेरिकल शेप ऐसा लेना कोशिश कर रहा है, बट फिर से वो ऐसा कोलैप्स कर जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हम लोग की वो लिक्विड फिल्म है वो प्रेशर लगा रही है, और जो इधर से हम लोग एयर फ्लो कर रहे थे उसको वो ब्लो आउट कर दे रही है, ठीक है, समझे? यानी कि उस सरफेस को हमें एक स्फेरिकल शेप देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब अगर मैं कुछ इसकी बनाऊं कंडीशंस कि अभी ये कुछ इस तरीके का फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और फिर कंप्लीट जाकर एक बबल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यहां पर ये तब केस है जब ये ऐसा बबल फॉर्म होने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही तो होता है, कभी अगर गौर किया तो ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जाकर वो सारी सरफेस लॉक हो जाती है और अंदर का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू आउटर प्रेशर। क्यों ऐसा होता है समझिएगा, यहां पर एयर प्रेशर ज्यादा होगा, इस जगह पर जो एयर का प्रेशर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड। क्यों? क्योंकि इस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ ये जो सरफेस है, ये जो इसको ये सरफेस जो अंदर आने की कोशिश करेगी, कोलैप्स होने की कोशिश करेगी ना सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अंदर जो हम लोग ने एक्सेस प्रेशर इंसर्ट किया उसकी वजह से बैलेंस आउट रहेगा। बात समझ पे आई? तो यहां पर किसी सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अगर यहां पर ज्यादा नहीं होता तो हम लोग को फिर क्यों उसको ब्लो करना होता एक स्फीयर की शेप देने के लिए। और अगर बराबर होता तो बराबर तो इधर भी था, जब इस तरीके की सरफेस थी इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा था, उधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा था, तो शेप चेंज करने के बाद भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, ऐसे कैसे? और यहां पर ये जो लिक्विड की जो सरफेस है वो क्या कर रही है, टेंड कर रही है कोलैप्स होने की, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो वही एक्सेस प्रेशर जो होता है वो इतना होता है, ठीक है। तो यहां पर अब 3 इसके केस हो जाएंगे। कैसा? एक स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है, तो अगर लिक्विड ड्रॉप है तो पूरी की पूरी ऐसे लिक्विड अंदर भरा होगा, ठीक है। तो इसके पास सिर्फ एक ही सरफेस होती है, यानी कि एक ही इंटरफेस होता है, और वो होता है लिक्विड और एयर वाला इंटरफेस, ये आउटर वाला ऐसा, ठीक है। तो इस पे जो एक्सेस प्रेशर होता है इनसाइड द ड्रॉप, इस ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है इतना, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग एयर बबल की बात करें तो एयर बबल यानी कि
एक हम लोग का लिक्विड भरा हुआ है कहीं पर और उसके अंदर एक एयर बबल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं, यहां पूरा ऐसे लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड के अंदर एक एयर बबल, यानी कि अगर आप किसी टैंक वगैरह पर अंदर घुस जाए या आप ना घुसे, आप कोई स्ट्रॉ अंदर डाल दें और फिर वहां से ब्लो करें एयर को, तो जो बबल्स फॉर्म होंगे उस पे आपको बबल फॉर्म करने के लिए फिर से आपको कुछ प्रेशर अपना बढ़ाना पड़ेगा उसको एयर बबल को क्रिएट करने के लिए, तो वो एज अ एक्सिस प्रेशर वहां पर रहेगा। तो ये होता है 2S/R, S जहां पर की सरफेस टेंशन है। क्लियर, ये सरफेस टेंशन इस इंटरफेस का है और ये जो सरफेस टेंशन है वो यहां लिक्विड ड्रॉप का ये वाला जो बन रहा है उसका है। अब बात आती है सोप बबल की। तो सोप बबल पर देखिए हमेशा दो सरफेस होंगी, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। अंदर वाली भी देखो लिक्विड और एयर इंटरफेस है और बाहर भी लिक्विड एयर इंटरफेस है। देखिए हम लोग को जब भी सरफेस टेंशन देखना होता है तो इंटरफेस चेक करने होते हैं कि कितने इंटरफेस उस पर मौजूद है। तो इस जगह इस वजह से क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा। सर स्फीयर का एरिया तो 4πr² होता है, पर आपने 2π, ये स्फीयर नहीं है, ये स्फीयर नहीं है, ये स्फीयर है ही नहीं। कभी आपने सोप बबल क्रिएट किया है, आप ये बताइए पहले, यस और नो बताइए, फिर मैं आगे बताऊं। ये देखिए, ये जो है ना, ये एक सर्कुलर डिस्क जैसा है। आप गौर करिएगा, जब आप एयर बबल फॉर्म कर रहे होते हैं तो एक्चुअली इस पे दो सरफेस होती है, एक सरफेस इधर वाली और एक बैकवर्ड। मान लीजिए कि ये है, ठीक है, तो ये अगर एक फिल्म मैं मान रहा हूं, अभी ये रेक्टेंगुलर फिल्म है, तो इसकी एक सरफेस जो कि आपको दिखाई दे रही है, दूसरी सरफेस जो कि स्क्रीन वाला इसका हिस्सा है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहां पर है, ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रही है और एक इसके पीछे जो कि आपको नहीं दिखाई दे रही, दोनों सर्कुलर हैं, इस वजह से πr² प्लस πr² मिलकर बन गया 2πr²। तो अब देखिए आपने बनाया है एयर बबल, तो एयर बबल बनता कहां से है? एयर बबल बनता है एक सर्कुलर, पहले फिल्म क्रिएट होती है वहां से, ठीक है। अगर आपने हाथ से कभी बनाया तो सोप ऐसे रगड़कर, आप हाथ से जब बनाते हैं तो ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे उसको ऐसे करते हैं, तो यहां पर एक फिल्म बना रहे होते हैं, अपने हाथों से वर्क करके यहां पर एक फिल्म बना रहे होते हैं जिसपे कि दो सरफेस होती है, एक सर्कुलर बनती है, इधर एक इधर एक। तो ये उसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है, जो कि मैंने यहां पर भी बनाया, ठीक है, ऐसे ऐसे सर्कुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फिर इस पे आपने इधर से एयर ब्लो करी, क्या करी, इधर से एयर ब्लो करी, जिसकी वजह से ये जो सरफेस होती है, ये वाली, ये जो सरफेस होती है पूरी की पूरी ऐसे फैलती है, हाथों के पीछे से ऐसे निकलता है ना, ऐसे फैलता हुआ, गौर करिए, ऐसा स्फीयर जैसा निकलता है, फिर जाके वो अलग से ऐसे निकल जाता है उड़ता हुआ ऐसे, फिर जाके फाइनली ये बनता है। बात समझ पे आई? तो यहां पर ये रेडियस भी इसका चेंज होता है और जो सरफेस का शेप है वो भी चेंज हो जाता है, वो स्फेरिकल बन जाता है, ठीक है। तो फिर यहां पर 4πr² प्लस 4πr² करके टोटल 8πr² सरफेस फॉर्म हो जाती है। बात क्लियर हुई राजलक्ष्मी? तो क्या हो रहा है, वहां पर सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ रहा है, तो वहां पर भी हम लोग को एक वर्क करना पड़ता है। कभी कोई क्वेश्चन हो सकता है ऐसा आ जाए कि एक सर्कुलर फिल्म से आपको एक स्फेरिकल फिल्म बनाना, मतलब एक सोप बबल बनाने के लिए कह दिया जाए, तो फिर वर्क डन कितना करना पड़ेगा? तो सिंपली है, आप चेंज इन सरफेस एरिया देखिए और सरफेस टेंशन कितना होता है उससे मल्टीप्लाई करिए, वर्क डन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और वही चीज मैं यहां पर बता रहा था कि हम लोग को एक एक्सेस प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, दिस इज सर्कुलर डिस्क, ठीक है, ये एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है, अगर समझ पे आ गया तो ठीक है। तो ये चीज था। तो सोप बबल पे 2 सरफेस होती हैं हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, अंदर वाली बाहर वाली। तो हो गया 4S/R। अब मैं इसको यहां से आगे बढ़ाता हूं, नहीं तो फिर से वापस वो हट जाएगा। अब आती है बात कैपिलरी राइज और कैपिलैरिटी की, ठीक है।
तो कैपिलरी राइज और कैपिलरिटी क्या है, देखिए सिंपल सा ये था कि कैपिला एक होता है जिसको कि कहते हैं मतलब हेयर से मतलब होता है उसका। तो ऐसी कोई चीज जो कि हेयर थिन हो, ठीक है, मान लीजिए कोई एक आपके पास ट्यूब है जो कि हेयर थिन हो। अब ये चीज कहां होती है, ठीक है, आपने कभी ऐसा किया है कि एक दिया आप जला रहे हो, ठीक है, अभी दीपावली निकली है, दिया ऑब्वियस सी बात है आपने जलाया होगा, तो उस पे जब आपने दिया जलाया होगा तो तेल आप यहां भरते हैं और इस पे आप फिर एक क्या करते हैं, इस तरीके से जो एक उसका बत्ती होती है उसको ऐसे डाल देते हैं। तो जो कभी ऑयल के ऊपर बढ़ते हुए देखा है कैसे बढ़ता है वो क्या होता है, धीमे 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 यहां पर ऐसे बढ़कर यहां तक आ जाता है और आप इसको जलाते हैं इस जगह पर, बट लगातार ये क्या करता है, यहां से जो तेल होता है उसको लगातार लेता रहता है। तो क्यों ऐसा ले पा रहा है, इसी वजह से सरफेस टेंशन कॉज है उसका, ठीक है। और वो कैपिलरी राइज पे आता है क्योंकि जब आप यहां पर रुई की ऐसे हल्की सी छोटी सी बत्ती डालते हैं और यहां तक वो लिक्विड भरा हुआ है, तो वो जो रुई वाला स्ट्रक्चर है उस पे एक बहुत छोटे छोटे ऐसे पाथवेज होते हैं, सिलेंड्रिकल पाथवेज, जो कि कैपिलरी की तरह बिहेव करेंगे। अब होगा क्या, सिंपल सा ये है कि जब बहुत पतला रास्ता होगा और आप उस पे क्या करेंगे, यहां पर एक कोई लिक्विड डाल देंगे, ठीक है। तो जब ये लिक्विड आप इस पे डालेंगे और ये जो लिक्विड है इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे कि फिर वही कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की बात आ जाती है। तो कोहेसिव फोर्सेस इस लिक्विड पे हैं, ठीक है, और एडहेसिव फोर्स ये जो बाउंड्री है और ये जो लिक्विड है इसके बीच में लग रहा है। तो अगर एडहेसिव फोर्स ओवरकम करेंगे तो देखो सोचो, यहां पर जो पार्टिकल है इसका मैं दूसरे से बना दूं, ये वाला जो पार्टिकल है ये वाला, इसको एडहेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये इधर खींचेगा, ये फिर आगे वाला पार्टिकल इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो ये इससे क्या होता है, बढ़ते जाएंगे ऊपर चिपकने की वजह से, ऐसे ऊपर चिपकते जाने की वजह से ये क्या होगा, ऊपर ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये वाला जो यहां पर मटेरियल है वो बहुत कम साइज का होता है, समझ रहे हो, हेयर थिन, इस तरीके की कैपिलरी हम लोग कंसीडर करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से जो ये चीज है वो ऐसे बढ़ते ऊपर चली जाएगी, ठीक है। वैसे क्या होगा, ऐसे ऊपर बढ़ती चली जाएगी तो ऐसा वो ऊपर राइज हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इस पूरे फेनोमेना को इसको कहते हैं कैपिलैरिटी। इसी वजह से ही काफी प्लांट्स वगैरह पर भी जो रूट्स के अंदर होता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में वाटर अंदर जाता है। इसी वजह से मिट्टी पर अगर आप देखें तो आप लोग ने देखा होगा कि जो किसान होता है, देखा होगा या पढ़ा होगा, देखा ना तो अब कहाँ हो पाता है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा हो या जाना हो कि खेत जोते जाते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी प्लफिंग की जाती है, उस पे क्या होता है, मिट्टी जो कि खेत ऐसे पड़ा होता है पूरा, ठीक है, यहां पर उस सूख रहा होता है, बहुत तेजी से सूख रहा होता है। अगर उस पर कोई छेड़छाड़ ना करी जाए तो ये जो होता है बहुत तेजी से सूखता है। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर देखो, मिट्टी का अगर एक हम कॉलम उठाएं तो उसके अंदर फॉर्म हो चुकी होती है कैपिलरी, ठीक है। क्या फॉर्म हो चुकी होती है, कैपिलरी, ठीक है। बहुत पतले पतले ऐसे, क्योंकि मिट्टी है और वो धीरे धीरे जब सूखना चालू करती है तो इसके अंदर फॉर्म हो चुकी होती है कैपिलरी, जो कि हेल्प करने लगती है नीचे के मौजूद पानी को सरफेस तक लाने से, जिसकी वजह से यहां पर बहुत तेजी से ये सरफेस सूखने लगती है। तो इसी को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं किसान, इस पे प्लफिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से नमी बरकरार रहती है, क्योंकि ये जो कैपिलरीज होती है वो ब्रेक हो जाती है और ये पूरी मिट्टी ऐसे आगे पीछे मिल जाती है, जिसकी वजह से कैपिलरी ब्रेक होने की वजह से जो पानी जमीन में मौजूद है वो सरफेस पे नहीं आ पाता, ठीक है। बात समझ पे आई? तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर हम लोग को कैपिलरी राइज देखने को मिलता है। तो अब हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, इससे जो चीजें हैं उससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। क्लियर? देखिए,
तो कैपिलरिटी एक फेनोमेना है जो कि राइज और फॉल किसी लिक्विड में और किसी लिक्विड का किसी कैपिलरी ट्यूब के अंदर होता है, उसके सराउंडिंग लिक्विड के कंपैरिजन में। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक टम्बलर है और उस टम्बलर में लिक्विड भरा हुआ है और उस लिक्विड में आपने क्या किया, एक ऐसा कैपिलरी ड्रॉप कर दी। तो अगर उस पे दो तरीके की कंडीशन फॉर्म होती हैं, एक में जो यहां पर लिक्विड बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है और एक में लिक्विड इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो किसमें किस तरीके का बनता है, क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, तो अगर इस तरीके का होगा तो यहां पर क्या होता है, लिक्विड राइज हो जाता है। और कितना राइज हो जाता है, इतना राइज हो जाता है एच हाइट तक, एच कॉलम तक। तो ये जो हाइट हुआ, ये यहां पर बीकर है, इस जगह पर बीकर है और इसके ऊपर यहां पर क्या किया गया है, एक कैपिलरी डाली गई है। तो ये एच हाइट तक राइज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हाइट निकल कर आती है वो निकल कर आती है 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो जी। रो यहां पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट और s है इसका सरफेस टेंशन, इस लिक्विड का, मतलब इस लिक्विड और यहां पर जो हम लोग का इंटरफेस फॉर्म हो रहा है वहां पर जो सरफेस टेंशन है वो। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद जो कैपिटल आर है वो क्या हो जाएगा, ये है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, जो कैपिटल आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। स्मॉल आर है इसकी रेडियस ऑफ ये, ठीक है, स्मॉल आर। और जो कैपिटल आर है वो है आर बाई कॉस थीटा, यानी कि ये वाला हिस्सा जो इसका, ये जो मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है इसका रेडियस। ठीक है, किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, इधर से इधर फॉर्म हो रहा है या ऐसा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक ऐसा स्फेरिकल मेनिस्कस फॉर्म होता है। ठीक है, ये चीज है। और इस पे क्या हमें जानना है, ज़्यूरेंस लॉ समझना है कि ये जो होगा, ये जो हाइट की कितना राइज होगा, ये डिपेंड करेगा कैपिलरी जो है वो उसका रेडियस कितना कम है। जैसे मैंने बताया कि हेयर थिन जब होती हैं चीजें तो एडहेसिव फोर्सेस की वजह से वो ऊपर खिंचती रहेंगी। यहां पर जो बल्क में इधर फोर्स लग रहा है mg, वो उसको ओवरकम कर लेती हैं एडहेसिव फोर्सेस, जिसको ओवरकम करने की वजह से ये ऊपर ऐसा राइज होता चला जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इस पे राइज होगा कैपिलरी ट्यूब में वो डिपेंड करेगा यहां पर ये जो आर है कि कैपिलरी कितना छोटा है। ठीक है, सर कैन यू एक्सप्लेन हाउ द फॉर्मूला केम। देखो अभी मैं डेरिवेशन नहीं लेने वाला क्योंकि यहां पर जो चीजें हैं, हमारा अभी कोर्स वैसा चल ही नहीं रहा, तो मैं डेरिवेशन तो नहीं लेने वाला। बट यहां पर मैं अभी तुम्हें ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है उसको हमें कैसे अप्लाई करना है। अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे, बट फिर भी यहां पर क्या देख लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो यहां पर क्या है। तो देखो सिंपल सा ये है, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगर आपके पास एक, मान लीजिए टम्बलर है और उस टम्बलर पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, उस वो लिक्विड भरा हुआ है और उस पे आपने क्या किया, एक कैपिलरी को डिप किया। तो वो जो कैपिलरी है उसको आपने डिप किया जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो इसमें जो एच हाइट तक राइज करेगा, ठीक है, एच हाइट तक जो लिक्विड राइज करेगा वो राइज करेगा कुछ इस वजह से, क्योंकि इसके जो एडहेसिव फोर्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, एडहेसिव फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहां पर ये वाला कंडीशन होगी जहां पर कि एडहेसिव फोर्सेस बढ़ने की वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉरी, एडहेसिव फोर्सेस बढ़ने की वजह से जो इसका एंगल है वो यहां पर कम होगा और ये जो चीज है वो ऐसे ऊपर राइज करेगी। ठीक है, और यहां पर जो एस है वो उसका सरफेस टेंशन है, थीटा, इनके बीच में एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट जिसे कहते हैं, रो है इसका डेंसिटी और जी है इसका ग्रेविटेशनल, जो हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। टिल्टेड कैपिलरी ट्यूब। अब टिल्टेड कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, देखो अगर कैपिलरी ट्यूब हम लोग की ऐसी थी, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब ऐसी थी और इस कैपिलरी ट्यूब को हमने क्या किया, टिल्ट कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी चीजें कुछ वैसी ही होंगी
जैसे कि पहले वाले केस में थी, यहां पर भी लिक्विड राइज करेगा। लिक्विड जो राइज करेगा वो h हाइट तक ही राइज करेगा, ठीक है। जो उसकी हाइट है वो h ही होगी राइज करने की, क्लियर। बट क्योंकि अब ये टिल्टेड है तो ये वाली जो लेंथ है ये बढ़ जाएगी, जो मतलब कि जो ये यहां पर कैपिलरी है, कैपिलरी का जो लेंथ है वो ज्यादा होगा जितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। सिंपल सा यहां पर ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हैं ना हम लोग, ये h है और ये इसका हाइपोटेनस जैसा बन रहा है, तो जो परपेंडिकुलर हाइट है उससे तो ये हाइपोटेनस ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो ये L है उसकी हाइपोटेनस और ये तो कितना वर्टिकल से कितना इसको टिल्ट कर रहा है, अल्फा, ठीक है। तो L जो होगा वो हो जाएगा h बाई कॉस अल्फा। अब जब ये अल्फा जो है वो हम लोग का यहां पर एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल, तो वो 1 से छोटा होगा वैल्यू, और 1 से छोटा होने की वजह से h को जब किसी छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी कि मान लीजिए h को 0.5 से डिवाइड किया तो हो जाएगा L इज इक्वल टू 2h, ठीक है। तो यहां पर ये डिफरेंस आ जाता है, बाकी जो फॉर्मूला है वो सेम है। तो यहां से अगर हम लोग से पूछ लिया जाए कि L कितना होगा, वो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, बाकी वही प्रीवियस फॉर्मूला है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट इस पे? ये था कैपिलरी से रिलेटेड चीजें, और जो भी सरफेस टेंशन में हमारे पास चीजें थी वो सारी इससे रिलेटेड हैं। अब इस पे आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अरे भाई इससे तो आज मैं परेशान हो गया। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन, जहां पर देखिए अब क्या है कि अ थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन यू शेप्ड वायर एंड अ स्लाइड स्लाइडर सपोर्ट्स अ वेट। देखो यहां पर एक वायर है और उस पे यहां पर एक लिक्विड फिल्म बन रही है। लाइट स्लाइडर सपोर्ट्स अ वेट ऑफ 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। यहां पर जो वेट है वो कितना है, 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो वेट है वो इतना है। तो द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड फिल्म इज, अब देखो हमें सरफेस टेंशन निकालना है। तो सरफेस टेंशन के निकालने के लिए अब सिंपल सा हम लोग का फॉर्मूला आता है कि सरफेस टेंशन जो होता है वो बराबर होता है ये जो यहां पर इंटरफेस है, ठीक है, इस इंटरफेस का हम लोग क्या करें, इस पे जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको रखें और उसको जो नीचे लेंथ है उससे डिवाइड कर दें। तो सिंपली हम लोग इसी चीज को करेंगे और निकाल लेंगे कि सरफेस टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा कि जो वेट नीचे लग रहा है और जो सरफेस टेंशन की वजह से एक रिस्टोरिंग फोर्स है वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 2L इंटू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू W जहां पर वेट है वही निकल कर आ गया ना, ये W क्या है, फोर्स ही तो है। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई जो यहां पर L था उसका 2 टाइम्स। ये क्यों निकल कर आ रहा है, ये मैं शुरुआत की जो स्लाइड्स थी वहां पर बता चुका था, शायद दूसरी या तीसरी स्लाइड थी जहां पर हम सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन कर रहे थे, वहां पर ये बता चुके हैं कि 2 यहां पर क्यों निकल कर आ रहा है। तो S इज इक्वल टू W/2L निकल कर आया, और यहां पर चीजें पुट करो तो अब सिंपल मैथमेटिक्स रह गई, 1.5 इंटू 10⁻², और यहां पर सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट किया इसको, और इसको सॉल्व करके ये निकल कर ठीक है, ये निकल कर आ गया। क्लियर, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये समझ पे आ गया कैसे, जो फोर्स लग रहा है उसको डिवाइड करो वो जो लेंथ है उसके 2 टाइम्स से, और वो वहां पे 2 का फैक्टर क्यों आ रहा है वो मैं शुरुआत की स्लाइड में बता चुका हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, वर्क डन इन इंक्रीजिंग, देखो वर्क डन आ गया ना, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सोप बबल। वर्क डन है, वर्क डन है, यानी कि वर्क डन हमें किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा होगा, सरफेस टेंशन के, क्योंकि वो फोर्स अपॉन क्या होता है, 2L होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, यहां पर चेंज इन एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग का वर्क डन निकल कर आ जाएगा। तो सरफेस टेंशन, क्योंकि देखो सरफेस टेंशन हम लोग का वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया ऐसे भी डिफाइंड होता है ना, यहीं से ही डिफाइंड होकर निकलती हैं चीजें। तो
वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एरिया निकालना है हम लोग को, सिंपल सा। ठीक है, ये हमारे पास अब रिक्वायरमेंट आ गई। तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सोप बबल, किसकी बात हो रही है? सोप बबल। अब आपको फॉर्मूला याद है या नहीं याद है, बट फिर भी आप इसको निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, सरफेस टेंशन दे दिया इतना, सरफेस टेंशन दे दिया इतना, और जो रेडियस है वो यहां से यहां जा रही है। अब ये सरफेस टेंशन है और ये सेंटीमीटर से दिए हुए हैं, तो इसको भी हमने क्या करना पड़ेगा? मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, इनिशियली जो था वो था 0.3, ठीक है, 0.03 सेंटीमीटर, और जो फाइनल हुआ वो कितना हो गया? वो हो गया 0.05, सॉरी ये मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, ठीक है, ये मीटर। क्लियर? फाइनल इतना हो गया। तो चेंज इन एरिया कैसे निकलेगा? फाइनल एरिया कितना होगा? देखो, स्फेरिकल सरफेस है। अब ध्यान देना, अगर सोप बबल है तो सोप बबल जो होता है उसकी दो सरफेस होती है, एक अंदर और एक बाहर। तो जो इसकी टोटल सरफेस एरिया बनेगी वो बनेगी 8 पाई आर स्क्वायर। तो इनिशियल जो सरफेस इसके पास इसकी सरफेस एरिया है वो हो जाएगी 8 पाई 0.03 स्क्वायर, और जो फाइनल होगी, ठीक है, ये इनिशियल है, और जो फाइनल होगी वो हो जाएगी 8 पाई, और ये कितना है? तो 0.05 स्क्वायर। चेंज इन एरिया निकाल लेंगे, वो हो जाएगा AF माइनस AI। अब देखो, मैं बता रहा हूं इस वजह से ये लंबा लग रहा है, ठीक है, इसको मैं एक एक करके क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं इस वजह से ये लंबा लग रहा है, बट आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जल्दी हो जाएगा। मैं बार बार थोड़ी ना ऐसे लिखूंगा 8 पाई ऐसे करके, डायरेक्ट लिखूंगा जब समझ पे आ जाएगा। बट मैं भी बता रहा हूं कि अगर आपको फॉर्मूला भूल भी गया तो भी आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो है ना, बेसिक डिफिनीशन तो यही है। तो ये हो गया। अब देखो, सोप बबल है तो ये चीज ध्यान रखनी है यहां से, बस बाकी काम हो जाएगा। तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे और इनटू ये जो सरफेस टेंशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अब ये जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है उसको मैं आगे आपको शो कर देता हूं, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। ये ठीक, तो ये हो गया। अब बात आ रही ना यहाँ पे कि 2 क्यों आ गया? अरे 2 इधर नहीं आया, 2 तो इधर आया ना, क्योंकि 2 सरफेस थी, ठीक है, सिंपल सा ये है मीनिंग। सरफेस कितनी चेंज हुई? तो ये हो गया हम लोग का इस तरीके से सॉल्व करते हुए 2 इंटू 0.03 इंटू 4 पाई, 4 पाई यानी कि वही 2 इंटू 4 पाई 8 पाई बन जाएगा जो अभी बताया। और यहां से ऐसे निकलकर चीजें निकलकर आ जाएंगी। W हम लोग को इतना करना पड़ेगा 0.4 पाई mj। क्लियर? मिली जूल। समझ पे आ गई बात? आगे अगला क्वेश्चन, देखिए, while measuring surface tension of water using capillary rise method, height of the lower meniscus from free surface of water is 3 centimeter, while inner radius of capillary tube is found to be 0.5 centimeter। जो कैपिलरी ट्यूब का है वो कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये है हाइट ऑफ द लोअर मेनिस्कस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर, वो कितना है? यानी कि H वो 3 सेंटीमीटर है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं डायग्राम बना देता हूं। ये अगर हम लोग की एक मान लीजिए टम्बलर ऐसे रखा हुआ है और उसके अंदर एक कैपिलरी डाली गई है, तो इस कैपिलरी के अंदर पानी अगर यहाँ पर, मतलब इस जहां पर इसको ड्रॉप किया गया है उस पानी अगर यहां तक है, और यहां पर जो मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है यहां तक कैपिलरी राइज हो गया, तो ये जो पूरा हाइट है H ये है इतनी 3 सेंटीमीटर, और ये जो कैपिलरी इसके अंदर डाली गई कैपिलरी ट्यूब, उसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर। देन कंप्यूट टेंशन ऑफ वाटर यूजिंग द डेटा। अब यहां पर हम लोग को S फाइंड करना है। क्या करना है? S फाइंड करना है। तो देखो ये मेथड होता है, यहां पर हम लोग रिवर्स चलते हैं। जैसे कि अभी फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि हम लोग को सरफेस टेंशन पता हो तो हम क्या करेंगे, जो यहां पर H है वो निकाल लेंगे। बट अगर हम लोग H फाइंड कर लें और उस लिक्विड की बात करें जहां उसके हमें सरफेस टेंशन पता ही नहीं है, तो वो जो फॉर्मूला था हम लोग के पास उस पे बाकी वैल्यूज को पुट कर S को फाइंड किया जा सकता है। तो सिंपली हम वही करने वाले हैं। H हो गया 3 सेंटीमीटर
R हो गया 0.5 सेंटीमीटर। तो देन कंप्यूट टेंशन ऑफ वाटर यूजिंग द डेटा। यहां पर G जो हमें लेना है वो इतना लेना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन ग्लास एंड वाटर हमें 0 डिग्री लेना है, ठीक है, यानी कि जो थीटा है वो 0 डिग्री लेना है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हम लोग का हो जाएगा 1। क्लियर? समझ पे आ गई बात? बस उसी फॉर्मूले पे जाके आपको क्या करना है, चीजें पुट करनी है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो देखो उसी फॉर्मूले को हम लोगों ने क्या किया है, रीअरेंज कर दिया है और बन गया ये। तो T इज इक्वल टू R इंटू H प्लस R बाई 3 रो G डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। यहां पर सबकी वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू, H की वैल्यू, इसकी वैल्यू, रो की वैल्यू, G की वैल्यू, सबकी वैल्यू दी हुई है। यहां से पुट कर हम लोग का ये जो टेंशन है, सरफेस टेंशन, वो इतना निकल कर आ जाएगा 0.77 न्यूटन पर मीटर। क्लियर? अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जहां पर कि हम लोग को क्या बताना है, ये जो एनर्जी है उनको, या जो यहां पर कॉलम 1 पे चीजें उसको कॉलम 2 के साथ रिलेट करना है। तो देखो इस पे कितना आता है कितना नहीं आता है, हो सकता है इसमें से 3 आते हो आपको, चौथा फिर नहीं आता तो वहां से बन जाएगा। अगर मान लीजिए 2 आते हैं तो फिर 2 रुपए हम लोग को तुक्के लगाना होता है। तो देखिए गैस बर्नर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये वर्क करता है बर्नौली प्रिंसिपल पर। क्योंकि देखो गैस बर्नर पर अब अगर आपने कभी देखा हो तो अगर ऐसा होता है, बंसन बर्नर एक्चुअली इसका वो है बेस, वो यहां पर ऐसा होल बने होते हैं इस जगह पर, ठीक है, और फिर ये कुछ इस तरीके का बना होता है और यहां से ऐसे फ्लेम जन रही होती है। जैसे बंसन बर्नर की बात करें, यहां से ऐसे फ्लेम जन रही होती है। तो यहां पे एक्चुअली लगी होती है एक नोजल, और इस नोजल पे बहुत छोटा सा छेद होता है और यहां पर एक मोटी सी पाइप लगी होती है। तो जब इस मोटी सी पाइप से हाई प्रेशर में चीजें आती हैं और यहां एक छोटे से पतले से छेद से निकलती है, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी यहां पर जो गैसेस की होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर जो आउटर एयर होती है वो इन करती है इस जगह पर और इसके साथ मिल जाती है, ठीक है, इसके साथ मिल जाती है और यहां से फिर क्या होता है, यहां ऊपर जाकर जो गैस आ रही है और ऑक्सीजन है वो मिलकर यहां पर फिर बर्न होती है। तो वही है बर्नौलीज प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। उसके बाद क्या है, अब देखो जो डी है वो सेकंड से रिलेटेड है। तो कौन वाले ऑप्शन में डी सेकंड से रिलेटेड है? ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन, जिसमें कि जो डी है वो सेकंड से रिलेटेड है, ठीक है। बट फिर भी बाकी चेक कर लेते हैं। देखो मैग्नस इफेक्ट सो होता है हम लोग को स्पिनिंग बॉल पे, जहां पर कि मान लीजिए कि आपने देखा होगा कभी फुटबॉल वगैरह खेलते हुए या क्रिकेट में हवा में ही बॉल ऐसे टिल्ट हो जाती है, ऐसे अपना रास्ता ही चेंज कर लेती है। वो मैग्नस इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि बॉल जब एक तरफ रोटेट कर रही ऐसे ऐसे रोटेट कर रही होती है तो एक तरफ का जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ी हुई होती है, क्योंकि देखो बॉल मूव कर रही है इस तरीके से। तो ये एक तरीके का एक रोलिंग मोशन हो जाता है, ठीक है। रोलिंग मोशन में क्या होता है कि एक पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, दूसरे पॉइंट पर 2v होती है और यहां पर v होती है। तो जब इस तरीके से कुछ होता है तो यहां पर आ जाता है वेलोसिटी का डिफरेंस, जिसकी वजह से क्रिएट होता है प्रेशर डिफरेंस। और प्रेशर जिस तरफ ज्यादा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जो बॉल होती है वो टिल्ट हो जाती है, ठीक है, समझे? बात क्लियर हुई? तो इस वजह से वो जो पूरी की पूरी बॉल होती है वो बेंड हो जाती है, वो कहलाता है हम लोग का मैग्नेस एनर्जी। तो देखो ये पहला वाला चौथा से रिलेट कर रहा है, ठीक है। फिर लॉस ऑफ एनर्जी, जब विस्कोसिटी होगी, विस्कस फोर्स होंगे, तो वहां पर लॉस ऑफ एनर्जी होगा। फिर पास्कल्स लॉ हमें बताता है कि प्रेशर इज सेम एट द सेम लेवल इन द लिक्विड। क्लियर? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड से रिलेटेड है। देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो मैंने पहले ही कवर कर दिया था, अभी यहाँ पर सरफेस टेंशन वाला कवर किया था, तो उस पर से एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, पुराने जो कॉन्सेप्ट्स थे उससे रिलेटेड। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट फर्स्ट, फाइनर द कैपिलरी ग्रेटर इज द हाइट टू विच द लिक्विड राइज इन द ट्यूब। क्या मतलब है इसका? फाइनर द कैपिलरिटी मतलब कैपिलरी जो होगी
उसका रेडियस जो है वो जितना कम होगा, ग्रेटर द हाइट टू द विच लिक्विड इज राइज इन द ट्यूब, यानी कि H उतना ज्यादा होगा जितना R कम होगा। बिल्कुल यही तो था हम लोग का ज़्यूरिन्स लॉ, ठीक है, था ना ये। तो दिस इज अकॉर्डेंस विद द एसेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, या दोनों के दोनों सही है, या दोनों के दोनों सही नहीं है, दोनों के दोनों में क्या किस तरीके से चीजें हैं। तो देखो इसके लिए जो हम लोग आंसर देंगे वो किस तरीके से देंगे, वो देंगे ये कि हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूला ऑफ एसेंट होता है वो होता है ये, ठीक है, यानी कि जो उस पे राइज होगा, जो राइज होगा। तो देखो यहां पर क्या है कि जब ट्यूब बहुत नैरो होगा तो ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा, जब ट्यूब बहुत नैरो होगा तो ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा, और जो H है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्लियर, यानी कि वही हम लोग का जो ज़्यूरिन्स लॉ है वो निकल कर आ जाएगा, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट है दोनों के दोनों सही है, और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। क्लियर, तो ये थे 5 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको सॉल्व कराए। इसी में आगे आपके लिए ये क्वेश्चन घर में सॉल्व करने के लिए है, फिर उसके बाद ये है, एक ये है, फिर ये, और फिर ये। क्लियर, तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई करिए। और एक बात बता दूं, जो आपने शुरुआत के 5 क्वेश्चन किए ना, अगर आप उसको लगा पा रहे हैं तो उनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे कुछ। क्लियर, बात समझ रहे हैं? अगर आप उनको लगा पा रहे हैं तो आप बाकी के भी चीजें लगा सकते हैं। आप इनको लगाइए, ट्राई करिए, और अगर आपको किसी तरीके का डाउट आता है तो साथ ही ऐप के क्वेरी सेक्शन पे जाकर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको जो सेशन था वो समझ पे आया होगा कि कैसे किस तरीके से चीजें होनी है। और साथ ही साथ अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह देना है तो jetest.tutor.ai वहां पर जाके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। तो इस तरीके से वहां पर डिफरेंट मॉक टेस्ट है। तो आई होप आपको जो आज का सेशन था वो सही लगा होगा। तो थैंक यू।